नीट 2026 के पेपर डिस्कशन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और आज के इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम कल हुआ है तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ पेपर नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पेपर इतना ज्यादा टफ क्यों था, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेंदियर पार्ट था। सो ओवरऑल मैं इसे मॉडरेट की श्रेणी में रखूंगा। एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा इस पूरे वीडियो में, और जहां तक हो सके आपके डाउट्स को क्लियर भी किया जाएगा, कैसे बच्चे सोचते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली भी सवाल पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये हमारे पास पहला सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कोड 12 है पेपर का, पेपर 12 कोड वाला था। इसमें 46 नंबर क्वेश्चन जो था, अब ध्यान से देखो, इसे कह रहा है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कीजिए। इस सवाल में आपके पास ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस दिए गए और कह रहा है, तो सबसे पहले पर आते हैं। अगर आप ध्यान दो, दिस इज क्यूमीन। अगर आपने फिनॉल चैप्टर पढ़ा हो तो फिनॉल के प्रिपरेशन में हम क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। अगर हम लोग ऐसे इस रिएक्शन को देखें तो आपको थोड़ा सा मैं यहां पर समझा दूं कि हमारे पास अगर पहले से ही सपोज कीजिए क्यूमीन है, तो यहां पर आप जैसे ही इसे ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे ना, तो सीन क्या बनेगा कि यहां पर ये CH3 तो आपका है ही, ऑक्सीजन यहां इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। यानी यहां पर हमने O2 का इस्तेमाल किया। अब आप सोचो कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पहला O2 है, तो आपको 2 नंबर दिखेगा, देखिए O2 है, फॉलोड बाय, अब क्या करेंगे, ये होने के बाद हम लोग इसे वाटर से ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में। इससे क्या होगा यहां इंटरेस्टिंग, इससे होगा ये कि बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ये वाला पार्ट आपका एसीटोन बन के निकल जाएगा, और यहां का जो सेक्शन है और ये वाला सेक्शन आपस में जुड़ेगा, और ऐसा करने पर आपको आसानी से फिनॉल यहां पर मिलेगा और बाहर निकल जाएगा आपका एसीटोन। तो ये जो था, ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन था कि क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है। ये एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जाकर देखना एनसीईआरटी। और ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ये इवन जेई में भी इस बार पूछा गया था, तो ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए एसिटिक एसिड से इथेनॉल बन रहा है, मतलब सिंपल यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहां बताइए ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहां पर रिडक्शन के लिए कुछ रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कैटलिस्ट के रूप में आपके पास H2 है। अगर आप एसिडिक एसिड और H2 मतलब कैटलिस्ट के रूप में यहां पे जो भी हो, निकेल हो, प्लेटिनम हो, अगर आप इसको रखते हो तो बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल में, पहले वो अल्डिहाइड जाता है एंड देन वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है ये। इसका मतलब ए का तो आपका आंसर हो गया 2 नंबर, और बी का जो है वो आपका हो गया 3 नंबर। देखते जाना, अगला सवाल है, देखो ध्यान से, प्रोपेनॉल को 2 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक, समझिए कि आपके पास इस तरह से प्रोपेनॉल है, ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे 170 डिग्री के आसपास। जैसे हम इसे ऐसा करेंगे, ऐसा करते ही सीन यहां पर ये होगा कि यहां पर ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जब मैं इसमें वाटर जोड़ूंगा H2SO4 के सेगमेंट में, तो होगा ये कि यहां मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेगा, और उस परिस्थिति में यहां पर अल्कोहल इसके बीच में आके लग जाएगा। तो ये रिएक्शन था। अगर आप सवाल पे जाएं तो यहां पर ऐसा कर ले, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन वाटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी का 4th। अब ए का 2, बी का 3 और सी का 4, 3 पता चल गया, तो आगे तो आप आसानी से कर ही लोगे। फिर भी अगर मैं देखूं कि बेंजीन से डायरेक्टली मुझे फिनॉल बनाना है, बहुत ही सीधा सा है, ओलियम बचा हुआ है NaOH। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। यहां से इसको ट्रीट करोगे, यहां पर ONA सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां पर आपका फिनॉल बनकर रेडी हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में अगर देखें तो ए का ऑप्शन 2, बी का ऑप्शन 3, सी का 4 और डी का 1, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए 4 नंबर को जवाब में रखा है, बिलीव मी आपने गर्दा मचा दिया है, आपका सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर, द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास इथेन है, तो अगर मेरे पास इथेन है तो CH3 है, और इसे हम लोग क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हैं UV, तो जाहिर सी बात है यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और उस परिस्थिति में यहां पर हमारा इथाइल क्लोराइड बनकर रेडी हो जाएगा। अब आगे क्या होगा,
ये हमारा X बनकर तैयार है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को पढ़िएगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बोल रहा है, मतलब एक ही क्लोरीन मिला। आगे इसे हमने अमोनिया से ट्रीट किया, अगर आप इसे अमोनिया से ट्रीट करोगे तो जाहिर सी बात है ये क्लोरीन को यहां से हटा देगा और यहां पर अमोनिया लगा देगा, यानी NH2 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, जैसे कि नॉर्मली अगर आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा मैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को, ये तो बहुत छोटा है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में आपको A से लेकर B से लेकर C Z तक बनवाया है। ऑलमोस्ट 2 से 3 चैप्टर के क्वेश्चंस को एक एक बार में करवाता हूं प्रैक्टिस। आपने किया हुआ है ये सब क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्लासरूम परफॉर्मेंस आपको याद हो रहा होगा, आप जब क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको लग रहा होगा यार ये तो सर ने क्लास में करवाया, ये तो ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये आ गया, ये आपका Y बन गया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या कहता है, कहता है कि इसे NaNO2 से ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर यहां पर बेंजीन होता, मतलब अगर यहां बेंजीन होता इथाइल की जगह पे NH2 होता, तो अब अगर मैं इसे NaNO2 और HCl से ट्रीट करता तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिलता। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर यह अल्काइल अमाइन मौजूद है, तो ऐसे कंडीशन में जब इससे मैं ट्रीट कर रहा हूं तो यहां खेल क्या होगा, देखिए यहां पर खेल आएगा, मेरे को HNO2 मिलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, HNO2। अब देखो HNO2 का स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा हो गया। अब जब मेरे पास यहां पर NH2 ऐसे है ना, ध्यान देना, तो होगा क्या कि ये इस तरह से ऐसे करके यहां पे आएगा और ऐसा करने पर यहां से अल्कोहल निकलेगा, यहां से N2 और यहां से H2O, यानी आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो यहां पर अल्कोहल आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहां इसने Z बोला, क्या है यहां पर 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने 2 नंबर आंसर लगाया है सर तो करेक्ट बनाया। सॉल्यूशन आपके सामने देखिए कैसे करके मैंने बताया। तो इस तरह से हमने 46 और 47 दो सवाल को देख लिया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बिस्मथ आयन इज डिटेक्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ प्रिसिपिटेट ऑफ बिस्मथ ऑक्साइड, और साथ में OH है। कैलकुलेट pH व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट 298 केल्विन, K का वैल्यू है आपका ये। चलिए ठीक है, सवाल को लेते हैं। BiO-OH ये आपका टूट रहा है BiO प्लस और OH माइनस में। चलिए इसको मैं X मान लेता हूं, तो कुछ देर के बाद अगर मैं क्योंकि ये सॉलिड तो ये आएगा नहीं, तो K का वैल्यू हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BiO प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू X इंटू X, यानी X स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करूं तो X का वैल्यू अंडर रूट K हो जाएगा। K का वैल्यू दिया गया है 4 गुने 10 पर पावर माइनस 10। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो ये हो गया। अब इसके आधार पर अगर मैं देखूं तो 4 यानी 2 बाहर निकलेगा इंटू 10 पर पावर माइनस 5, यानी मेरा X का वैल्यू 2 इंटू माइनस 5 हो गया। इसका मतलब जो X है हमारा ये एक्चुअली में OH माइनस है, जिसका वैल्यू 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 5 है। अब मेरे को POH निकालना है, तो POH हो जाता है माइनस लॉग 10 बेस OH माइनस में। अगर आप ये सब सवाल फिर से देखो, आपको याद आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमने, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। ये बहुत है, क्लासरूम के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने, अरे बाप रे। देखो अगर ये नहीं होता तो आश्चर्य वाली बात थी। तो सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं। आप देखो यहां पर माइनस लॉग 10 बेस 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 5, माइनस लॉग 10 बेस 2, और साथ में माइनस लॉग 10 बेस 10 पर पावर माइनस 5। यहां पर हो गया माइनस 0.3, यहां आ गया 5 बाहर, 4.7 हो गया। तो पीएच हो गया हमारा 14 माइनस 4.7 बराबर हमारा हो गया कितना हो गया 9.3। देखें आंसर है क्या? यस, इसका आंसर 3 नंबर है 9.3। तो इस तरह से आप देखिए बैक टू बैक मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चलेंगे। अब चलिए तो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 49 कहता है व्हेन DMQ of 1 DMQ of carbon dioxide gas is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 DMQ. The composition of the gaseous mixture at STP. चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, आपके पास पहले से क्या मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आपने कार्बन से ट्रीट किया तो जाहिर सी बात है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपको यहां पे मिल जाएगा। अब अगर ध्यान से आप सोचो कि पहले से आपके पास स्थिति क्या थी, ये था 1.4, अभी कुछ भी वाली बात नहीं है, पर कुछ देर के बाद ये आपका 2x, ये आपका x और ये आपका 1.4 माइनस x, ये स्थिति। लेकिन इस x को तो हम मानेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो कोक सॉलिड फॉर्म में है, यहां पर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा।
अब टोटल हमारे पास क्या हो गया, 1.4 माइनस एक्स प्लस 2x, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये 1 ही दिया गया है ना, अच्छा अच्छा रुको, ये हमें 1 दिया गया नहीं, सवाल में ये में 1 दिया गया है, टोटल हमारा 1.4 है, ये सवाल का है टोटल, तो यहां पर भी हमें 1 लेना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x 1.4, अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4, सो एक्स इज इक्वल टू 0.4। अब ध्यान दीजिएगा कि इस परिस्थिति में यहां पर हमारे पास 2CO है, मतलब 2x है, मतलब 2 इंटू 0.4 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 0.8। सवाल में देखिएगा इसने कहा 0.8 हो गया, अब कहता है कंपोजिशन मिक्सचर, अब फाइनल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बचा मेरे पास, तो ये था 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 0.4, यानी ये हमारे पास कितना बचा, 0.6। तो देखते हैं 0.8 और 0.6 का कॉम्बिनेशन कौन सा है, यानी हमारा ये आंसर 3 नंबर यहां पर हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये था हमारा सवाल, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस पास हुआ ओवर हॉट कोक, ये मैं लिया हॉट कोक सॉलिड फॉर्म, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एट एसटीपी बिकम्स 1.4, टोटल हमारा 1.4 है, इनिशियल हमारा 1 है। कहता है द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर आर, तो मैं अगर x निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैंने ये लिया 2x, यहां पर x घटेगा, आपको अच्छे से पता है जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही उसका यहां पर फॉर्म जाता है, अगर यहां पर 3 होता तो 3x लिखते, 4 होता तो 4x लिखते, यहां हमने किया, अब टोटल कितना हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर 1.4, x का वैल्यू 0.4, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा 2x था, कर दिया, और CO2 हमारा 0.6, तो हमारा 3 नंबर यहां पे आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगला सवाल 50 नंबर, कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप में से बच्चों को पता हो तो सबसे स्टार्टिंग में यानी बेसिक इनऑर्गेनिक में यही आप लोगों को पढ़ाता हूं। आइए सवाल को देखते हैं, तो कहता है कि इसको मिक्स कीजिए भाई, n का वैल्यू 2 है। अब एक चीज समझिए, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता दूं, अजीमुथल के लिए s का वैल्यू 0 होता है, p का वैल्यू 1 होता है, d का वैल्यू 2 होता है, और f का वैल्यू 3 होता है। अब इसके हिसाब से अगर ये कह रहा है कि 2 1, इसका मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है कि भाई 2 है और साथ में p है, यानी कि 2 नंबर हो गया आपका a के लिए, ध्यान समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 4 0, इसका मतलब ये कह रहा है 4s, यानी कि ये b के लिए हो गया हमारा 3 नंबर। अब कह रहा है 5 3, देखो 3 किसके लिए था, f के लिए, यानी ये हो गया 5f, यानी कि c के लिए ये हो गया, और बचा 3 यहां पर 2, यानी कि ये हो गया 3d, तो ये हमारा d के लिए बचा, तो a का 2, b का 3, c का 2, ऐसा कौन सा है भाई, a का 2, ये 4 नंबर, सॉरी ये तो 4 ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा c का 4 और d का 1, c का 4 d का 1, यानी आंसर हो जाएगा हमारा a का 2, b का 3, c का 4। एक बार बढ़िया से कंफर्म कर लो, सही है भाई, देख लो, ए में हमने जो ऑप्शन लिया वो हमारा 2 नंबर के लिए था, ये हो गया ए, तो हमारा 2 नंबर का ए सही है, बी में 3 ले लिया, सी में 4 ले लिया, और डी में 1, यस हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इस पेपर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई दम ही नहीं था इस सवाल में, तो ये वाला सवाल इजी था। ये क्वांटम नंबर, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो वहां पर आपके क्वांटम नंबर का ये सवाल है। अगला सवाल कहता है द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। अगर आप इसको देखो ध्यान से, बेंजीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सवाल है बेंजीन से, अगर मैं क्लोरीन से ट्रीट करता हूं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और अगर मैं क्लोरीन से ट्रीट करता हूं यूवी, दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान देना। अगर आप बेंजीन से ट्रीट करते हो लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 है, तो इतना एक्सेस में है कि यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और बेंजीन पर जितने भी हाइड्रोजन है सबको ये हटा देगा, और सब जगह लग जाएगा ये, इसे कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। लेकिन जब आप यूवी के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे ना, तो वहां पर क्या होगा कि बेंजीन वाला पार्ट जो है उसका डबल बॉन्ड हट जाएगा, और हर जगह पर क्लोरीन लग जाएगा, ये कहलाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। यहां भी बेंजीन टर्म ही यूज करते हैं, पर इसे बेंजीन नहीं है इसमें, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसे गेमेक्सिन भी बोलते हैं, या लिंडेन बोलते हैं, या 666 भी बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में ये काम में आता है। दोनों में ध्यान से देखिए 6 क्लोरीन मौजूद है, यानी हमारा आंसर 2 हो जाएगा। कहता है इसमें एक्स और वाई में कितने कितने यहां पर क्लोरीन मौजूद हैं। तो ये हमारा सवाल था 51। अगले सवाल पे चलते हैं 52। कहता है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एक्स एंड वाई जेड रेस्पेक्टिवली, एक्स एंड जेड मांगा है आपसे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपेनॉल है और PCl5,
जब आप प्रोपेनॉल को, किसी भी अल्कोहल को जब PCl5 से ट्रीट करोगे तो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, बाय प्रोडक्ट में POCl3 मिलेगा। यहां पर इसने कहा X क्या होगा, तो POCl3 होगा। अब मैं अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करूंगा तो जाहिर सी बात है यहां अल्कीन हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन हो गया। साथ में HBr, और ये देखो यहां O2 है, मतलब यहां परऑक्साइड है। HBr और परऑक्साइड मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहां पर एंटी मार्क यानी कि अगर मार्कोनिकॉफ होता तो बीच वाले पर लगता, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, यानी ये पहले वाले पे लग जाएगा ब्रोमीन, तो इसका जेड जो हो जाएगा वो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, और POCl3 कौन सा ऑप्शन है भाई, वो हमारा 4 नंबर है। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने 52 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगर यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 53 में, तो कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये जो सवाल है ये प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, जहां पर कि ये आपके पी ब्लॉक से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत उसके अलावा पर इनऑर्गेनिक का है। ध्यान से देखिए, तो कहता है कि V2O5 यहां पर आपके पास है, इसका क्या काम है। अगर आपने कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ा है जहां पर कि H2SO4 का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, उसमें याद रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ H2 फ्रॉम SO2। आप जब SO2 को लेते हो तो SO3 में ऑक्सीडाइज करने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी A का यहां पर 3 यहां पर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग आयरन के लिए। अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आपने अगर अमोनिया हैबर्स प्रोसेस पढ़ा है तो आयरन वहां पर कैटलिस्ट के रूप में काम आता है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 मिक्सचर इसके लिए आएगा, यानी कि बी का वैल्यू ये हो जाएगा हैबर्स प्रोसेस। फिर से देखिए दोनों ही सवाल पी ब्लॉक से पूछा गया है। अगला है PDCl2। अगर आप PDCl2 को देखते हो तो जाहिर सी बात है ये एक रिड्यूसिंग या कैटलिस्ट के रूप में, रिड्यूसिंग नहीं, ये कैटलिस्ट के रूप में काम में आता है, और यहां पर इथाइन से इथेनॉल मतलब डायरेक्टली उसे ऑक्सीडाइज करने के काम में आ गया, तो उस कंडीशन में यहां सी हो गया। और लास्ट में बचा निकेल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो यहां पर निकेल कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन में काम आता है। अगर आपने अल्काइन पढ़ा हो तो अल्काइन को हम लोग जब पॉलीमराइज करते हैं तो दो तरह का होता है, एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन। जब आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करोगे तो रेड हॉट आयरन आपने पढ़ा होगा, वहां से वो डायरेक्टली एसिटिलीन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो अगर 4 मोल ले तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में भी कन्वर्ट होता है, वहां पर निकेल भी एज ए कंपोनेंट में मौजूद रहता है। और साथ ही साथ अगर देखो तो बाकी जैसे लीनियर चेन में जाते हैं तो वहां पर भी कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट वो बना देता है। हाइड्रोकार्बन में आपने ये पढ़ा होगा। तो इस तरह से अगर ओवरऑल में देखूं तो इसका आंसर 4 नंबर बनता है, जहां पर कि ये पूरा का पूरा मेनली पी ब्लॉक का सवाल और थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन इसमें घुस गया, तो उसके रेस्पेक्ट में मिक्स कर दिया इन्होंने। पर कैटलिस्ट का सवाल है, पर एजेंट का सवाल है, रीएजेंट का सवाल है, कौन कहां क्या करता है। तो 53 हो गया भाई। आगे चलते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, कहता है इट हैज अ ट्राइगोनल बाय पिरामिड ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम। इट ओके ओके, ये सवाल अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को मैंने अलग से पढ़ाया था, जिस दिन मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया था, तो आपको याद होगा मैंने एक अलग से बैंड्स रूल आप लोगों को पढ़ाया था। अब वहां पर अगर देखें तो बैंड्स रूल क्या था, अगर आपको याद हो तो उस रेस्पेक्ट मैंने आप लोग कहा था कि बैंड्स रूल में ध्यान ये देना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो लोन पेयर या इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो कैसे अरेंज होगा। अगर आपको याद हो तो ClF3 का शेप कुछ इस तरह का मैंने बताया था कि यहां से ऐसे करके रहेगा एकदम न्यूक्लियस से दूर, और लोन पेयर जो है उसके आसपास रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, इसका टी शेप होता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा था। बैंड्स रूल याद करना, इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम। इसका आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बशर्ते कि आपने बैंड्स रूल पढ़ा हो, केमिकल बॉन्डिंग का ये सवाल था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। ओके, ये सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का। कहता है कैलकुलेट EM ऑफ द हाफ सेल, और क्या है भाई, प्लेटिनम हाइड्रोजन। ओ हो, देखो क्या क्या इस सवाल में। नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा हम लोग सवाल बनाते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर पे लेकर बनाते हैं। इसने सवाल में क्या किया, 2 एटमॉस्फेयर लगा दिया। बच्चा सोचता ही नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपके असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया था जहां मैंने जानबूझ के प्रेशर को 0.5 एटमॉस्फेयर रखा था। मैंने कहा था प्रेशर बदल देगा तो उसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नॉर्मली आदत नहीं होती बच्चों को। याद आया कुछ? अब देखो इस सवाल के, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो HCl कैसे ब्रेक करता है, H+Cl-। तो कहानी क्या है देखिए, अगर मैं ECl देखता हूं तो E0 सेल नॉन इक्वेशन 0.059/n log 10 बेस H प्लस का स्क्वायर अपॉन, यहां पर प्लेटिनम आपका जा रहा है
ये आपका प्लेटिनम H2 का जाएगा, जिसका आप वैल्यू दोगे। अब इसको आप सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां पर अगर देखो सारा वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 0.00। आप कहोगे सर यहां आपने स्क्वायर क्यों लिया? अरे भाई मेरे, अगर मैं H2 के साथ जाता हूं तो 2H प्लस, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये कहानी चलेगी ना। यहां पर प्लेटिनम आपका मौजूद है, यही तो इसकी खासियत है, इसलिए स्क्वायर रखा। अब यहां पर इसका वैल्यू 0.00, 0.059, एन का वैल्यू 2 log 10 बेस H प्लस का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए H प्लस का वैल्यू कितना है? 0.02, यानी हो गया 0.00 माइनस 0.059 बाई 2 log 10 बेस। ये हो गया 2 गुने 10 पर पावर माइनस 4 और बटा 2। क्योंकि मैं इसको अगर देखूं, नहीं 1 मिनट रुको, ऐसे नहीं, 0.02 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 log 10 बेस, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 10 पर पावर माइनस 4 बचेगा। देखो 2 दूनी 4 हुआ, 4 को मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, तो 2 इंटू 10 माइनस 4, ये हमारा वैल्यू रहा। इस तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे, अरे वैल्यू देखेंगे, और यहां पर आप इसे सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरा, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग 1.109। मतलब ऑब्वियसली आप करके देखना, मैंने करके देखा, ये वैल्यू सॉल्व करके देखना। माइनस 0.03 log 10 बेस 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 4। आप सभी को वैल्यू निकालना आता ही है, वैल्यू उसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका ये यानी कि 1 नंबर इसका आंसर निकल के आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल क्या था? इस सवाल का सबसे बड़ा कैच, जहां पर कि हम गलती करते हैं, इस सवाल का सबसे बड़ा कैच था 2 एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम बच्चों ने ये गलती कर दिया होगा। 1 एटमॉस्फेयर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे सवाल था बन जाता, पर यहां 2 एटमॉस्फेयर हम लोग लगाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, मैच लिस्ट 1। और भाई ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12, अगर आपको याद हो मैंने इसके लिए ट्रिक भी आपको बताया था। इसका ट्रिक है, आपके नोट्स में लिखा होगा, इसका ट्रिक था। क्या था इसका ट्रिक? देखो, अगर आपको K का वैल्यू निकालना है तो इसका ट्रिक था मोल पर लीटर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। ये ट्रिक याद आया कुछ? मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया था आप लोगों को ये ट्रिक। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कैसे। हम सभी जानते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, और जाहिर सी बात अगर कोई भी है तो a वॉट एवर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे देखते हैं। तो यहां पर हमने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम लिया था, और a भी वही चीज था। तो k के आधार पर मैंने प्रूफ करके ये वाला ट्रिक बनाया था। क्या है ये ट्रिक? यहां जो n आपको दिख रहा है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सपोज कीजिए, कौन सा बोला? 0 ऑर्डर, मतलब n का वैल्यू 0। तो चलो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो गया भाई? मोल पर लीटर पर सेकेंड कौन सा वैल्यू है? देखें तो टेक्निकली अगर देखा जाए, लगता है कुछ प्रिंटिंग एरर है इसमें, ये वैल्यू नहीं हो, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका 4 नंबर आएगा। अब देखो, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जाते हैं, तो n का वैल्यू, तो k फर्स्ट ऑर्डर, मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और यहां पर सेकेंड। अब देखो 1 माइनस 1 मतलब 0, किसी की वो पावर 0 हो तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? पर सेकेंड। यानी कि a का आंसर 4 और b का आंसर पर सेकेंड। देख रहे हो, सिर्फ ट्रिक लगाते जा रहे हो, आंसर बनते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। तो उल्टा हो जाएगा, लीटर, लीटर ऊपर चला गया, लीटर ऊपर चला जाएगा, और पर मोल हो जाएगा पर सेकेंड। यानी कि यहां पर हमारा वैल्यू हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, यानी ये हो गया सी का वैल्यू। अब जाहिर सी बात है, तीसरा निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, यही इसका वैल्यू ही होगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, आंसर हो गया 3 नंबर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप अगर इस ट्रिक को अप्लाई करो, तो कितना धांसू ट्रिक है ये वाला ट्रिक, आपको एकदम लाइफ लाइन इसको रख लो कि एकदम लाइफ टाइम इसे काम में देना है। मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये लगा दिया, आपका काम हो जाएगा। क्लास में मैंने डिटेल इसको डिराइव करके आपको बताया था, आपके नोट्स में अभी भी लिखा होगा, जाकर देख लो। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से आए हुए हैं, इजी इजी वाले। चलते हैं, द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टाइटेनियम। ओके, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, लास्ट में जाते हैं तो 3d2,
और 4s2 रहेगा, लेकिन इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो 2 प्लस चार्ज का मतलब सिर्फ 3d2 बचेगा। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, बेसिक में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और यहां पर कहते हैं एन इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उस आधार पर अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में जाते हैं तो जरा देखते हैं टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लास्ट में अगर देखें तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 बराबर क्या होगा भाई, 2 इंटू 4 यानी अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 किसका हो जाएगा, 3 से 9 चलता है, उससे थोड़ा कम रहेगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। देख लो, आप चेक करके देख लेना, इजी क्वेश्चन है ये। तो मतलब अगेन वही वाला बात, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके 58 कहता है 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं इस कंडीशन में, ये हमारा बेंजीन है, इसे मिथाइल ग्रेड से ट्रीट किया। चलो भैया बनाते हैं फटाफट, अभी के अभी आपके सामने गरम गरम। CH3Cl है, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुन्ना बन गया हमारा टॉल्विन। अब कहता है इसे हम लोग ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। आपको अच्छे से पता है, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था मैंने, और वहां मैंने बोला था कि टॉल्विन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी आने वाला अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो जाएगा, NO2+। यहां कौन सा हो गया, NO2+। कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजिशन पे करेगा या पैरा पोजिशन पे करेगा। और ऐसी परिस्थिति में सर हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा NO2 ऑर्थो पर, ऑर्थो नाइट्रो, और दूसरा बनेगा NO2 पैरा पर। अब दोनों काफी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, तो जब काफी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हो तो उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सर अब ये देखिए सवाल 2 बन गया इसमें, कैसे, एक सवाल तो बेंजीन का दे दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्ज अप्लाई करो, ये नाइट्रेशन करो, वो पूरा हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दिया। अगला इसमें क्या किया, थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस डाल दिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कि कैसे सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं सवाल में। उम्मीद है यहां तक मैंने जो आपको बताया होगा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब तक जितने भी सवाल मैंने किए आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी सवाल में ऐसा कोई दम नहीं था कि अगर आपने एक बार भी उसको पढ़ा हो तो आपसे नहीं बनता। सिली मिस्टेक से ही आप गलती कर सकते हो उन सवालों को, अदरवाइज सवाल सारे के सारे आपके नोटबुक से थे, आप अप्लाई करके देख सकते हो, सब कुछ दिखेगा। चलते अगले में कहता है अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट converting 8% energy into light. If energy of photon is 4.42 into 10 power minus 19 joule, how many photons are emitted by the bulb per second? Atomic structure का सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेप 1 करना क्या था, करना यह था कि आपके पास 150 वाट है, लेकिन 8% एनर्जी ही इसमें लाइट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब हो गया कि वहां पर कहानी हो गई टोटल 12 जूल की, यानी कि आपको अच्छे से पता है पर सेकंड के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो 12 जूल यानी टोटल एनर्जी हो गई आपकी, टोटल एनर्जी यहां पर आपकी इतनी हो गई। अब कहता है नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, जरा सोचिए, एक फोटोन के लिए आपको 4.42 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 का एनर्जी लग रहा है, तो 12 जूल के लिए क्या हो जाएगा 4.42 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। अब जरा सोचिए, ट्रिक बताता हूं, ऐसे सवाल बच्चा घबरा गया, अरे यार कैसे कैलकुलेट, कुछ नहीं, 10 पर पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 पर पावर 19 बचेगा, इतना हो गया। सारे ऑप्शंस में देखो 10 और 19 मार दिया उसने। अब आते हैं 4.4, यहां 12 है, 4 3 जा 12, तो इतना तो तय हो गया, 3 तो नहीं होगा, उससे ऊपर भी नहीं होगा। अब देखो ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, बचे कौन से, ये थोड़ा बहुत कम हो गया यार, बचा कौन सा, 3 नंबर इसका आंसर होगा। इतना टाइम लगाना ही नहीं था, आसानी से सॉल्व हो जाता। 2.7 में आपको एग्जाम में टाइमिंग का ही बहुत ध्यान रखना होता है, इसीलिए इस तरह के सवालों में कैलकुलेशन जो मैंने क्लास में बताया था, एक वीडियो भी था मेरा, हाउ टू कैलकुलेट वेरी फास्ट, तो उस पर ध्यान दो कैसे करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोगों को याद होगा मैंने बीच में कुछ दिन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉल्ट एनालिसिस का लाइव क्लास किया था, जो वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर मधुरेश जो चैनल है हमारा उस पर मौजूद है। इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट, a few drops of dilute H2SO4 was added which gave colorless vapors having the smell of vinegar। जैसे ही इसने ये बोला ना विनेगर, कहानी खत्म, आंसर हो गया एसिटेटाइन। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था तो कॉमन नेम जब नोमेनक्लेचर का बताया था, तो मैंने कहा था एसिटिक एसिड जो है वो एसिटम से आता है, जो कि विनेगर का नाम है।
तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको नहीं पता कुछ भी, आपको एक अननोन सॉल्ट दिया गया जो एसिडिटी वाला है, आपके हाथ में है, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाला, हल्का सा उसको रब करो, खैनी नहीं खाना है, हल्का सा रब करो और लो स्मेल करो, विनेगर जैसा महकेगा, समझ जाना एसिड, कुछ देखना ही नहीं था, इसका आंसर वही होने वाला था। महारद्दी क्वेश्चन, दमी नहीं इस क्वेश्चन में। आते हैं अगले सवाल पे, कहता है सेलेक्ट द रीएजेंट दैट रिड्यूसेस नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं? नाइट्राइल कहते हैं साइनाइड को। साइनाइड का आईयूपीएसी नेम नाइट्राइल होता है, आपको पढ़ाया होगा। और वो कहता है प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कीजिए। देखिए बात बहुत सीधी सी है, अगर आपके पास नाइट्राइल है और आपने यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया तो बड़ी आसानी से आप इसे RCH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स इट। अब कौन कौन से होंगे भाई? सबका बॉस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पर मौजूद है, हमारा निकेल मौजूद है, ये दोनों तो 100% होगा। ऐसे नहीं, ये नहीं होगा, ये स्टीफेंस रिडक्शन वाले केस में चला जाएगा और वहां पर ये अल्डिहाइड बना देगा, ये पॉसिबल नहीं है। सोडियम अमलगम, हाँ ये कर सकता है, यस ये कर सकता है। ब्रोमीन एक्वस, नहीं ये नहीं करेगा, ये चला जाएगा Br2KOH, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, अमाइड रहेगा तो वहां के लिए होता है ये। यानी हमारा यहां पर आंसर हो गया ACD2 इज द करेक्ट आंसर। अगर रीएजेंट का नॉलेज नहीं होता तो ये सवाल बनता ही नहीं आपसे। चलो थोड़ा तुक्का लगाते हैं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां A और C रखा है और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है? आप देखोगे हर ऑप्शन में 3-3 दिया है। A और C का ऑप्शन एक ये था, A और C का एक ऑप्शन नहीं था, बाकी ADE BDE था, तो 3 नंबर और 4 नंबर तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो गए। आपके मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर डी को लेकर था तो इतना तो आपको जान लेना चाहिए था, बी हो ही नहीं सकता क्योंकि SnHCl स्टीफेंस रिडक्शन आपने पढ़ रखा है। याद आया कुछ? NH4Cl, फिर हम लोग उसको हाइड्रोलाइज करते थे, वाटर से ट्रीट करते थे, अल्डिहाइड बनाते थे, तो ये सारे रिएक्शंस वहां पर काम आते हैं। तो ये कहानी 61। अगला, आइडेंटिफाई द इंक। देखो एक बहुत बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, सवाल पढ़ा इनकरेक्ट करेक्ट, उसको सब करेक्ट ही लगता है। दूसरा, कई बार सवालों में ना नॉट लिखा होता है, इनमें से कौन सा नहीं है, और हम उसको पढ़ते नहीं है, प्रेशर भी होता है, पहला ही ऑप्शन सही मार्क निकल जाते। इसने कहा इनकरेक्ट, मतलब 3 इसमें सही है। पहला, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टी बॉन्ड विद इटसेल्फ। हाँ भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। ECl3 बोरोन एल्युमिनियम इज अ मोनोमर व्हेन E इक्वल टू बोरोन एंड डायमर। वहां एल्युमिनियम AlCl3 जो होता है वो Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है, ये सत्य है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2, हाँ ये गलत स्टेटमेंट है सर, ऑक्सीजन -2। अच्छा, व्हाट अबाउट फ्लोरीन के साथ, और व्हाट अबाउट O2F2, यहां पर ये +2, यहां पर ये +1। ऑक्सीजन इसके अलावा -1 पर ऑक्साइड, इसके अलावा -1/2 सुपर ऑक्साइड, इतने सारे हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स, कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, एकदम सत्य है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दैट इज कैटेनेशन, कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ना, देखो पी ब्लॉक का भी स्टेटमेंट यहां पर था। पी ब्लॉक, अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ लिया ना दोस्त, आप खुद से भी बैठ के पढ़ लोगे ना, काम हो जाएगा। इंतजार मत करो कि आपके कोचिंग में ये पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा, पहले खुद से कर लो, बहुत इजी सेक्शन से वो याद रखना पड़ता है। चलते अगले सवाल पे। ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड्स, सीरियम स्टिल शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। अच्छा, सीरियम F ब्लॉक एलिमेंट, लालाजी सिप्रा एंड पम्मी सम्मी, ट्रिक याद आया? सिप्रा सीरियम कहता है वो +4 में क्यों रहता है। अच्छा सो समझते हैं पहले थोड़ा सा। अगर मैं सीरियम की कहानी को देखूं तो 58, अगर मैं वहां से जाता हूं पूरा लिखने के बाद, तो समझने वाली बात यह है कि इसके लास्ट में 4f1 5d1 और 6s2 आता है। तो जरा सोचो, अगर ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन गवा देगा तो ये 4f0 में चला जाएगा, ये इसके लिए अच्छी सिचुएशन है भाई। तो 4 नंबर पढ़ो, आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f0 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए +3 में नहीं रहता। अगर +3 होता तो इसके पास 2 1 3 यही जाते, F में 1 रहता। किस काम का? हंट्स रूल क्या कहता है, या तो फुल फील्ड रहो या हाफ फील्ड रहो, बीच वाले कुछ भी हो, तुम अनस्टेबल हो। आ गया क्वेश्चन। तो ये कहानी, ये हंट्स रूल का था, लैंथेनॉइड का भी कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का भी कह सकते हैं। 3-3 चैप्टर कवर कर रहा है, जहां से लेना है ले लो। क्वेश्चन रद्दी था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। मैं फिर भी कह सकता हूं दावे से कईयों ने इसको गलत किया होगा कंफ्यूजन में। आते 64 में। ओके, ड्यूरिंग लेसगनास टेस्ट, आपको जब मैंने सॉल्ट एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था, तब मैंने इसके बारे में जिक्र किया था।
लेसेग्नास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, ओके, कुछ नहीं जानना है, सीधा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने कोवेलेंट फॉर्म में होता है, लेकिन अगर किसी रिएजेंट से वो रिएक्ट करना चाहता है उसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। लेसेग्नास एक कोवेलेंट को पहले आयनिक में कन्वर्ट करता है, यानी कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। हमारा आंसर यहां कुछ नहीं सोचना है, 3 नंबर होगा, बात खत्म, खलास हो गया। ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्ट ट्रांस पढ़ने वालों के लिए। ओके, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, स्टोशियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का महारद्दी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ 600 ऊपर जाएगा, 610 भी जा सकता है। मतलब अगर केमिस्ट्री का ये हाल है तो फिजिक्स और मतलब फिजिक्स थोड़ा टफ रहता भी है, तो क्या ही बायो इजी होगा। और जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने 350 किया होगा, इसमें मैं मान के रखता हूं 170, बच्चों को एवरेज 160 तो आना ही चाहिए। तो 350 और 160 को देख लो आप, तो 510 नंबर तो ऐसे ही हो गए। तो फिजिक्स अगर मैंने 120 भी कर दिया तो 630, भाई 610 प्लस ही रखो, मान के चलो, दम नहीं है पेपर में। ये 2025 ने 2024 वाला पेपर हो गया फिर से। कहता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन यूरिया। पहले यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? NH2 C डबल बॉन्ड NH2। इसका मतलब इसमें कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। बातों को पहले ऐसे ले लो, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 5.4, और इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। तो अगर टेक्निकली देखा तो 0.09 मोल मेरा हो गया यूरिया। भाई देख लो, कैलकुलेशन सही है मेरा, ओके, 0.09। अब आपको याद होगा मैंने एवोगाड्रो बताया था, इसने सवाल में क्या बोला है? नंबर ऑफ, सवाल जब भी कभी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करे, एवोगाड्रो बाबा का दर्शन कर लेना। अब यहां देखो, ध्यान देना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा मोल कितने हैं, 0.09। अब इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? तो 6.023 इंटू 10 पर पावर 23। और एटम कितने हैं? तो यूरिया में कुल मिलाकर कितने एटम थे? 4। इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, देख लो 36 हो गए, 36 हो गए, और 21। तो 21 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? अच्छा, एक 23 है, एक 22 है। ओके, देखते हैं, 23 0, हाँ 23 ही रह जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चेक कर लेना, इसका आंसर 1 ही होने वाला। तो मैंने अभी तक 65 तक किया है। अब आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं।